एडोल्फ शिक्ल ग्रुबर, ये नाम सुन के बहुत अजीब लग रहा है ना, लेकिन हम लोग तो उसे बस एक ही नाम से जानते हैं, हिटलर, जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है जुल्म, लाशें और एक ऐसा इंसान जिसने पूरा दुनिया को हिला के रख दिया है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जर्मनी, जहाँ इतने पढ़े लिखे लोग थे, फिर भी वो क्यों हिटलर के बात मानने लगे? उसने इतना असरदार प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया? उसका सोच आखिर काम कैसे करता था? और सबसे बड़ा सवाल, हम आखिर क्यों शिक्ल ग्रुबर बोल रहे हैं जबकि उसका नाम तो हिटलर था? इसका जवाब समझने के लिए हमें उस जमाने में जाना होगा जिस जमाने में उसका फादर को चर्च का पेपर वर्क की वजह से एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो पूरा दुनिया ही बदल दिया। हिटलर के फादर का नाम एलॉइस शिक्ल ग्रुबर था। वो ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे और पैदा होते ही उनके साथ एक प्रॉब्लम जुड़ गया, उनका पहचान। उनका जन्म का वक्त उनका फादर का नाम भी कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था, जिसके वजह से उनको उनका माँ का ही सरनेम मिला, शिक्ल ग्रुबर। सालों तक वो उसी नाम से जिंदगी बिताए, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुए उन्हें समझ में आने लगा कि एक वैलिड रिकॉर्ड और एक साफ पहचान के बिना उन्हें कोई भी सरकारी नौकरी या फिर सामाजिक सम्मान नहीं मिल सकता है। फिर आया साल 1876। उसी साल चर्च के रिकॉर्ड में एक बदलाव किया गया। उसी बदलाव के साथ एलॉइस शिक्ल ग्रुबर का नाम एलॉइस हिटलर कर दिया गया। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए, एक बड़ा ग्राउंड, सीधा लाइन में चलते हुए लोग, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1,00,000 लोग एक साथ मार्च करते हुए, ड्रम की आवाज़, म्यूजिक की रिदम और कुछ ही सेकंड में एक ही नारा, हेल हिटलर, हेल हिटलर। अब सवाल ये है, क्या ये लोग अचानक से पागल हो गए थे? नहीं, ये एक सिस्टम था, एक मेथड जो इंसान के सीधा दिमाग पर अटैक करता था। और इस मेथड का मास्टरमाइंड था जोसेफ गोबेल्स, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, एक डेंजरस जीनियस। उसने एक सिंपल फॉर्मूला समझा, लोगों को हम में यूनाइट करना है तो सबसे पहले उन्हें किसी के खिलाफ खड़ा करो, एनिमी बनाओ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनका वजह से, क्राइम उनका वजह से। जब वो डिफाइन हो जाता है तो हम की यूनिटी ऑटोमेटिक ही आ जाता है। ये 1933 का जर्मनी नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन का ट्राइबल साइकोलॉजी है। रिपीट करो एक ही स्लोगन, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, स्कूल में। साइकोलॉजी में इसे इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट कहते हैं। जो चीज़ बार बार सुनाई जाए, दिखाई जाए, ब्रेन उसे ट्रूथ की तरह प्रोसेस करना शुरू कर देता है। इमोशन से लॉजिक ओवरराइड करो। नुरेमबर्ग रैलीज में रात का वक्त, आसमान में सर्च लाइट, वहाँ खड़ा होकर सोचना पॉसिबल ही नहीं था, सिर्फ फील होता था। लेनी रिफेंस्ताल की डॉक्यूमेंट्री ट्रिम्प ऑफ द विल आज भी फिल्म स्कूल में पढ़ाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, चलो हम तो सेफ है, ये तो 1930 का बात है, आज का जमाना में ऐसा थोड़ी हो सकता है। चलो हिस्ट्री से निकलकर सीधा आज के ही सोशल मीडिया और अपने ही देश का एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। इंडिया में किसी से भी पूछो, आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, ये फेमस डायलॉग कौन बोला था? तो 99% लोग आपको यही बोलेंगे, राहुल गांधी। आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। अब इसी वीडियो को फिर से दोबारा देखो, मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। देखा आपने किस तरीके से लगातार एक ही झूठ को बार बार सुनाया गया। ये इल्यूजरी ट्रूथ कैसे अपना काम कर दिया। बार बार दिखाए जाने से लोगों को आधा बात भी पूरा सच लगने लगता है। हम और आप तो चलो आम आदमी हैं, हमारे पास उतना वक्त कहाँ है, क्या सच क्या झूठ चेक करें। लेकिन उस जमाने के जर्मनी के पढ़े लिखे लोग भी कैसे मानने लगे? ये सबसे डिस्टर्बिंग सवाल है। जो लोग हिटलर को फॉलो किए वो कोई मॉन्स्टर नहीं थे, वो टीचर्स थे, डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, फैमिलीज थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30% तक पहुंच गया। जब आप अपने बच्चे को खिला नहीं पा रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर का प्रॉमिस रियल लगने लगता है। हिटलर ने एक प्राइड दिया, जब सोच और पहचान एक हो जाता है तब कॉम्प्लेक्स थिंकिंग स्टॉप हो जाता है। आप आइडियाज़ को इसलिए डिफेंड नहीं करते कि वो सही है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि वो आप हैं। डिसएग्री करोगे तो जॉब खोओगे, अपोज करोगे कंसंट्रेशन कैंप में जाओगे। ये सिर्फ मॉरल कॉवर्डाइज नहीं था, ये सर्वाइवल था। स्टैनली मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट में वॉलंटियर्स को एक स्ट्रेंजर को इलेक्ट्रिक शॉक देने को कहा गया, सिर्फ इसीलिए कि एक अथॉरिटी ने बोला था 65% लोग मैक्सिमम शॉक तक गए। ये जर्मनी की बात नहीं था,
ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमारा और आपका भी। लेकिन जब इकोनॉमिक डिस्पेरेशन और इंफॉर्मेशन कंट्रोल एक साथ मिलता है तो हिस्ट्री वापस आने लगता है। हिटलर ने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया क्योंकि नसीम, आपका दांत पीला क्यों है? तीखा सवाल किसी को नहीं पसंद। 1930 में फॉरेन रिपोर्टर्स बर्लिन में ही था, लेकिन हिटलर हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस अवॉइड करता था क्योंकि एक काउंटर क्वेश्चन उसका इनफैलिबल जीनियस इमेज तोड़ सकता था। इसलिए उसका जगह उसने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू चूज किया। ब्रिटिश जर्नलिस्ट जॉर्ज वॉट प्राइस ने फेवरेबल कवरेज दिया, उसका बदले उन्हें एक्सक्लूसिव एक्सेस मिला। ये जर्नलिज्म नहीं था, ये पीआर था। और ये सिर्फ इंटरव्यू तक लिमिट नहीं था, ये पूरा प्रोपेगेंडा सिस्टम था। और ये सिस्टम चलाने वाला एक डिक्टेटर था। और पता है ये डिक्टेटर सोकर उठता कब था? 11 बजे। हाँ, सीरियसली 11 बजे। और तो और कभी कभी दिन का वक्त। मेनली मीटिंग आफ्टरनून के बाद होता था और स्ट्रेटेजिक सेशन 2-3 बजे रात को होता था, जब सब थके हुए होते थे और हिटलर अपना फुल एनर्जी पे होता था। सोचो, जो भी उससे मिलने आता वो ऑलरेडी थका हारा होता, लेकिन हिटलर फ्रेश होता। वो ऑलवेज रूम कंट्रोल करता था। उसे पेपर वर्क से इतना नफरत था कि कई क्रिटिकल डिसीजन इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस में हुआ। रात को डिनर पे जिसे स्वीट और केक्स का बहुत शौक था। सोचो, जर्मनी का फ्यूचर कहाँ पे डिसाइड हो रहा है? इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में। रात को डाइनिंग टेबल पे थके हारे मिनिस्टर्स के बीच एक ऐसे इंसान के आसपास जो पेपर वर्क नहीं पढ़ता था, जो नून से पहले नहीं उठता था। ये रैशनल गवर्नेंस नहीं था, ये कंट्रोल कियोस था। और ये कियोस बिल्कुल यूजफुल था क्योंकि उसमें हमेशा हिटलर सेंटर था। इवल रेयरली अनाउंस इटसेल्फ। वो इकोनॉमिक प्रॉमिस के साथ आता था, नेशनल प्राइड के साथ, एक स्ट्रॉन्ग लीडर का वादा का साथ, और एक ऐसा एनिमी के साथ आता था जो आपका सारा प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते। और जब तक आम लोग समझते हैं बहुत देर हो चुका होता है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आप पहले से बहुत ज्यादा अलर्ट हैं। नॉट जस्ट अबाउट हिस्ट्री, अबाउट पैटर्न्स। नेक्स्ट बार से जब भी कोई वायरल वीडियो देखे या कोई बड़ा खबर सुने जिससे आपको बहुत गुस्सा है, तो खुद से ये सवाल पूछे, क्या मैं सच देख रहा हूँ या कोई मुझे अपना सच दिखा रहा है? क्या लगता है आपको, फिर से कोई ऐसा डिक्टेटर आ सकता है जो हमारा ब्रेन पूरा तरीका से वॉश कर दे?